जिंदगी में शादी एक बार करनी चाहिए। हाँ, एक बार एक बार दूसरी बार आपका मन करे तो, हाँ मन करे और बहुत कलेश हो रहे हैं तो जब भी हमारी लड़ाई होती है तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग मेरा पति बिना बहस किए रील्स चलाने लगता है। यार मैं अपने पति को रेड फ्लैग नहीं बोल सकती दोस्तों। अच्छा, मतलब करते हो ये? मेरे तो रिलेटिव्स ने सीधा बोल दिया था कि हमारी तो नाक कट गई है, हम नहीं आएंगे। एंड आई वाज लाइक थैंक यू। यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं, तेरे पापा मानेंगे या फिर सबको ठोक दूं। वो वाली शायरियाँ पढ़ती थी। Now we are going to discuss some myths around marriage. शादी के बाद रोमांस खत्म हो जाता है, शादी के बाद लड़की की बॉडी हस्बैंड की प्रॉपर्टी हो जाती है। कुछ लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, बड़े नादान हैं जो किनारे पर बैठकर समंदर देखना चाहते हैं। क्या बात है। अपने ट्रेडिशंस को थोपने के लिए लड़कियों की जॉब छुड़वाई जा रही है। बहुएं काम नहीं करेंगी, बहुओं का काम ही है घर संभालना। तो 34% जो लड़कियां हैं वो शादी के बाद जॉब छोड़ देती हैं अपना जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको बनाने के लिए। जब एक लड़की हनीमून डिस्कस कर सकती है तो शादी से पहले ये भी डिस्कस करो कि 5 साल बाद 20 साल बाद के गोल्स क्या है। हमारी इंडियन सोसाइटी में भी कंसेंट, आस्किंग फॉर इट है ना कि येस नो, ये अभी तक आया नहीं है। नहीं हो सकता। मैं अपने पति पे बहुत घमंड भी करती हूँ और उस पर गुरूर भी करती हूँ, लेकिन मैं लवली शर्मा राव मैंने खुद को नहीं कन्वर्ट किया, बिकॉज सरनेम कैन नॉट डिफाइन हु आई एम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निकिता है और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल सी गेस्ट। शी इज़ अ राइटर, शी इज़ अ पोएट और इंस्टाग्राम का जो वर्ल्ड है ना, इस पे घूमते घूमते कभी ना कभी आपने इनकी रील्स ज़रूर देखी होंगी जिसमें ये काफ़ी गहरी और डीप बातें करती है। सो आज मेरे साथ है लवली शर्मा। लवली, वेलकम टू लेडीज़ प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच निकिता फॉर हैविंग मी। कैसे? और मैं एकदम बढ़िया हूँ यार। और ये जो लेडीज़ प्रॉब्लम शो है ये हमने इसीलिए बनाया कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर बात करके ना मन हल्का हो जाता है। तो लेडीज़ प्रॉब्लम का आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स ऑल अराउंड इंडियन वेडिंग्स। क्या केओस होता है, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी जब शादी होती है। ऑल्सो शादी से रिलेटेड एक चीज़ है कि जब भी हम छोटी होती हैं, छोटे से ही ना हमारी ट्रेनिंग इस तरीके से शुरू कर दी जाती है। मोस्टली इंडियन घरों में यही बोला जाता है कि बेटा अगले घर जाके ऐसा मत करना, शादी हो जाएगी फिर कैसे करोगे, एज इफ़ कि कोई बहुत बड़े मिशन पे हमें भेजने वाले हैं। सो आप मुझे बताओ कि आपके घर पे शादी को लेके क्या इक्वेशन था, कैसी बातचीत होती थी? शादी मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास लड़की के लिए ना हमेशा से एक एंड गोल है कि आपको अगर घर का काम सीखना है तो शादी के लिए सीखना है, अगर आपको पढ़ना है तो शादी के लिए पढ़ना है, अगर आपको अच्छी नौकरी भी चाहिए तो शादी के लिए चाहिए कि आपको अच्छा लड़का मिलना चाहिए। तो मेरा बचपन भी वही था कि शादी करनी है और एक अच्छे लड़के से करनी है, और हमें वही फिल्मों ने बहुत पागल बनाया है। सच में राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे बैठ आता के। है वो सफेद घोड़े पे बैठ के, वो बिल्कुल सफेद घोड़े पे बैठ के आता लेकिन है। उसके साथ काफी लोग होते हैं। उसके साथ आने वाले बारातियों के बारे में कोई बात नहीं करता। फोकस नहीं बनता है उस राजकुमार पे। सब दिखते हैं। तो हम इनके राजकुमार के बारे में भी बात करेंगे। ऑल्सो लवली, जैसे आपकी मैंने बहुत सी ऐसी रील्स देखी हैं जिसमें ना आप काफ़ी गहरी बात कर देते हो। तो ये कैसे शुरू हुआ? क्या आपने सोचा था कि कुछ राइटिंग फील्ड में ही जाना है या एकदम से एक्सीडेंटल हो गया? मैं लिखती बहुत टाइम से थी। मैं बचपन से पहले वाली शायरियाँ पढ़ती थी कि शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूँ, तेरे पापा मानेंगे या फिर सबको ठोक दूँ। वो वाली शायरियाँ पढ़ती थी। जो ऑल्सो ये स्टेटस भी लगते थे ना व्हाट्सएप पे। ट्रक के पीछे मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, मैं बहुत फैंटेसाइज करती, अरे क्या लिख दिया बंदे ने। तो वहाँ से धीरे धीरे करके मतलब मैंने पढ़ना शुरू किया, लिखना शुरू करा। तो लिख मैं काफ़ी टाइम से रही हूँ। राइटर बनना कभी एक प्रोफेशन हमारी जनरेशन को नहीं बताया गया था कि आप ये भी कर सकते हो। एक्टर, डांसर, डॉक्टर, ये सब बताया जाता है, बट राइटर, पोएट, स्टोरी टेलर, स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट, कंटेंट क्रिएटर, ये अब 2-3 सालों में इन्वेंट हुआ है। कभी राइटर बनना नहीं चाहा था, मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे पढ़े, बिकॉज हमेशा से ना अपने लिखने को लेके और अपने इमोशंस को लेके मेरे मन में एक बात रहती थी कि अगर मैंने किसी को बोला ना तो या तो मुझे जजमेंट
पास करेंगे या फिर वो सिंपैथी देंगे, और मुझे दोनों नहीं चाहिए। तो मैं अपने पास रखती थी चीज़ों को, लेकिन एक्सीडेंटली एक फ्रेंड का फ़ोन आया है कि मैं एक जगह पे परफॉर्म कर रहा हूँ एंड प्लीज़ कम इन माय ऑडियंस एंड आई हैव नोबडी। तो मैंने कहा यार मैं भी लिखती हूँ, तो लेट्स नॉट कम एज अ ऑडियंस, आई विल परफॉर्म एंड गो बैक टू माई जॉब। मैं तब एक हॉस्पिटल में, रेप्यूटेड हॉस्पिटल में सेल्स एंड मार्केटिंग टीम में थी। मैं गई हूँ, परफॉर्म किया है और बस तब से कर ही रही हूँ। बहुत बढ़िया कर रही हो। और उसके बाद जब आपने पहली बार परफॉर्म किया, कितना टाइम लगा ये रियलाइज होने में कि यस दिस कैन बी अ फुल टाइम प्रोफेशन? 3 साल। 3 साल। 3 साल। और 3 साल तक आप दोनों चीज़ें मैनेज कर रही थी? दोनों चीज़ें, जॉब भी और मैं अपने जितने इवेंट्स होते थे वो सिर्फ सैटरडे या संडे रखते थे, बिकॉज तब मेरे ऑफ रहते था, और बाकी दिन सिर्फ जॉब और मेरी पढ़ाई चल रही थी, बिकॉज मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी तभी परस्यू कर रही थी। और शादी के बाद लगा कि ये अब फुल टाइम हो सकता है, क्योंकि अब मुझे नौकरी नहीं करनी है। बहुत हो गया, अब मैं सिर्फ आज़ाद होना कविताएं चाहती करूंगी। हूँ। हाँ। अब पहले लोग मुझे झेलते थे, अब मेरा पति मुझे 24/7 झेलता है। बट ठीक है ना, हम तो साइन अप करते हैं यार इन चीज़ों के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई रिग्रेट होना चाहिए। बिल्कुल। ऑल्सो हम आपके प्रोफेशन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो हमने टॉपिक शुरू किया है इंडियन वेडिंग्स, तो आप मुझे बताओ कि क्या आपको ऐसा लगता था कि शादी का ही दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल होगा? मुझे लगता ही नहीं था मेरी कभी शादी होगी। हाँ, इतनी क्यों? नहीं, मतलब ऐसा लगता था कि यार दुनिया की शादी, मेरी शादी होगी, मुझे कोई मिलेगा। हाँ। मैं भी किसी के घर जाऊंगी। वो आई थिंक हर लड़की के मन में होता है कि यार पता नहीं कौन आएगा, कैसे होगा, होगी भी या नहीं होगी, या किससे हो जाएगी, कुछ नहीं पता था। और मेरी तो शादी भी एक्सीडेंटली हुई है। 6 महीने पहले, आई थिंक मेरी शादी से 6 महीने पहले आदि का मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम आया था। वहाँ पे उन्होंने एक चिट्ठी लिख के दी थी कि हाय लवली, यू हैव सच अ लवली वर्ड्स, लवली वॉइस, लवली ये, लवली वो। पूरा एक पैराग्राफ में, एक लाइन में 3 से 4 बार लवली आ गया। एंड वो पढ़ने के बाद में यार लड़का तो हैंडसम है, लड़का स्मार्ट है, इसको मैं जवाब दूंगी। हाँ। ये सिर्फ हिडन रिक्वेस्ट में नहीं रहेगा। तो मतलब लुक्स कहीं ना कहीं मैटर करती है यार। लव एट फर्स्ट साइट का कॉन्सेप्ट क्या है? पहली नजर का प्यार। नजर ने क्या देखा? लुक्स ही देखे। लुक्स ही देखे। और बहुत बार ना ऐसा होता था कि मैं खासकर अपने जो मेल फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये बोलती थी कि यार नहीं, लुक्स मैटर नहीं करती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, हम लड़कियां भी लुक्स देख के बात नहीं करती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि यार देखो, प्यार होगा या कुछ भी होगा, दैट इज़ द सेकेंड स्टेज। पहले आप की तरफ कोई आ रहा है, कोई क्रीप आ रहा है, कोई शक्ल से दिख रहा है कि यार ये नहीं आने चाहिए, तो आप ऑब्वियसली उन्हें एंटर ही नहीं करने दोगे स्टेज 2 में। हर लड़की ना एक शील्ड ऑन रखती है अपने पास ना, और वो कहते हैं कि आप किसी को पसंद करते हो तो पहले उसको देखते हो, उसकी पर्सनालिटी देखते हो, उसकी वाइब्स चेक करते हो, उसकी एनर्जी चेक करते हो। उसको प्यार आप उसके नेचर की वजह से करते हो, तो प्यार बाद में होता है, लेकिन पसंद हमेशा लोगों को। तभी तो कहते हैं पर्सनालिटी मैटर करती है, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर करता है। फर्स्ट इम्प्रेशन कैसे मिलेगा? सब फिजूल बातें होती हैं कि नहीं शक्ल देख के प्यार नहीं होता। तो बुक्स को हम कवर से जज करते हैं ये बिल्कुल गलत है कि कवर मैटर नहीं करता है। बिल्कुल। सो लवली, जैसे आपकी शादी हुई तो आई एम श्योर कि अगर एक इंडियन वेडिंग है और उसमें कलेश ना हो तो ऐसा होता नहीं है। मैं अगर अपनी शादी की बात करूं तो मैंने मैक्सिमम ट्राई किया था कि मेरी शादी में कोई कलेश ना हो, इसलिए जो कलेशी रिश्तेदार थे ना, मैंने उन्हें इन्वाइट ही नहीं किया। मैंने बोला यू स्टे आउट ऑफ दिस। अब आपकी शादी में कलेश हुए थे या कैसे मैनेज हुआ था? अब जो तुम्हारी शादी में नहीं आए ना, वो अपने आप को समझ लेंगे कि हम कलेशी थे। तो मैंने उनको बता दिया है कि तुम क्यों नहीं इनवाइटेड थे। दे ऑलरेडी नो, और तभी उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि क्यों नहीं बुलाया। यार मेरी शादी में ना बहुत ज़्यादा वो थी, तो जल्दबाजी में हुई थी शादी, तो हमने वैसे ही बहुत लिमिटेड लोग बुलाए थे। और मैं हूँ ब्राह्मण, आदि जो है वो है यदुवंशी, तो इंटरकास्ट हो गया। ओके। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हमारे मतलब खानदान में क्या छोड़ो, हमारे पूरे मोहल्ले और रिलेटिव पूरे गांव में या किसी ने भी आज तक लव मैरिज नहीं किया था। इंटरकास्ट तो दूर की बात है। तो मेरे तो रिलेटिव्स ने सीधा बोल दिया था कि हमारी तो नाक कट गई है, हम नहीं आएंगे। एंड आई वाज लाइक थैंक यू। यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था, यही तो स्कीम थी मुझे हमारी। नहीं चाहिए वो स्यापे कि मुझे साड़ी नहीं मिली है, मेरे को एक सूट कम मिला है, मेरे लिफाफे में 500 रुपए थे, तेरे में 1100 थे, खाना अच्छा नहीं बना है, खाने में नमक ज्यादा हो गया है। मैंने इस चक्कर में ना वो आए ना मैंने बुलाए। बहुत बढ़िया। सो फिर उसके बाद लाइक और कोई कलेश?
रिलेशनशिप? यार कलेश बहुत ज़्यादा मतलब वही रिश्तेदारों की तरफ से ही था। उन्होंने तो मतलब एक बार ये भी र्यूमर फैला दिया था ताकि मेरी शादी टूट जाए कि आदि जो हैं वो मुस्लिम है, वो ताकि वो पूरा इंटर रिलीजन वाला सेगमेंट आ जाए और वो बिल्कुल ही तलवारें उठ जाए कि नहीं अब तो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। बट मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उस मामले में थे कि नहीं अगर बेटी चाह रही है तो हम कर देंगे। तो गाइस पेरेंट्स को मना लो, रिश्तेदारों की मत सोचो। रिश्तेदारों के ऊपर टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहिए। मैं हमेशा यार निकिता एक बात बोलती हूँ कि हमारे जो चाचा बुआ फूफा मामा जो भी इंटरफेयर कर रहे हैं कि इससे शादी नहीं करनी, उससे नहीं करनी, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो हमारे कहने पे ना अपने बच्चों का रिश्ता तय करते हैं, ना अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, ना उनके मतलब एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशंस भी है ना, जो डिग्री भी है, वो हमारे कहने पे सेलेक्ट नहीं करेंगे कि हमें नहीं पसंद आ रहा दीदी की वो बीएससी कर रही है, आप एक काम करो उसको ना बीएड करा दो, वो नहीं कराएंगे। तो हम क्यों अपनी जिंदगी के फैसले रिश्तेदारों के ऊपर लेते हैं? बट यार देयर इज वन थिंग कि हम सबके रिश्तेदार कलेशी है ना, लेकिन हम भी तो किसी के रिश्तेदार हैं। ये क्या ऐसा विशेष सर्कल है कि सबको ही ऐसे खतरनाक रिश्तेदार मिले हैं, लेकिन अच्छे लोग भी तो है यार। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, हम किसी की शादी में खराबी नहीं करेंगे, हम प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेंगे। तो ये लोग कहाँ पर है, ये सवाल है, ये आपको बताना है कि ये कहाँ पर है, ये अच्छे रिश्तेदार कहाँ मिलते हैं। और आपकी अगर है तो बहुत लकी हो यार आप। और वैसे शादी में तो मतलब कलेश इस तरफ से भी होता है और इस तरफ से, मतलब लाइक आपके घर वाले ही कभी कभार ज़्यादा कलेश कर देते हैं रादर देन अगले वाले। और फिर ऐसा नहीं होता कि शादी हो गई तो फिर उसके बाद आप सांस लो, फिर एक और चैप्टर जो है आपको नए रिश्तेदार मिलते हैं, आपको नए रिश्तेदार मिलते हैं और उनके साथ अनफॉर्चुनेटली आपको एडजस्ट करना पड़ता है। सो कमिंग टू दिस पॉइंट, एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो कैसे लाइफ चेंज होती है शादी के बाद? आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई? यार मेरे को तो मतलब मेरी शादी का फंक्शन एक दिन का था। सुबह लगन हुई है, उसके बाद में दिन में ही जितने फंक्शंस होते हैं वो है, रात को मेरी शादी। तो 1 डे फंक्शन था। मुझे बस ऐसा लगा कि मैं तैयार हुई है, मेकअप करा है, फोटोशूट हुआ है और मैं एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गई हूँ। वो इतना ज़्यादा जल्दी था ना कि मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाई हूँ। और वो ओवरनाइट ना शादी के बाद एक लड़की बहू बन जाती है। वो आपका सारा पीछे एकदम छूट जाता है, आप एकदम ब्लैंक हो जाते हो। और लिटरली मेरे जब फेरे हो रहे थे और फेरे होने के बाद में जब ससुराल में अपने घर पे पहुंची हूँ, मेरी एंट्री हुई है, आई वॉज ब्लैंक। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बस मेरी आंखों के सामने चल रहा है। ये मुझे बोल रहे ये ऐसे कर दे, ये ऐसे कर दे, ये ऐसे रस्में होंगी, यहाँ पे छापा लगा दो। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्या करना है। आई एम जस्ट डूइंग इट। और फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि अच्छा इस घर में ऐसे रहना है, इस घर में आप अब सिर्फ एक बेटी नहीं हो, सिर्फ एक लड़की नहीं हो, आप किसी की बहू हो, किसी की बीवी हो, किसी की भाभी हो, किसी की चाची हो, किसी की ताई हो। आपको बहुत अलग अलग रिलेशनशिप्स बहुत डिग्निटी के साथ मेंटेन करने हैं। और डिग्निटी जब आपको मेंटेन करनी होती है ना, तो आपको चुप रहना आ जाता है कि आप हर बात को, हर डिस्कशन को डिबेट में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। आप आर्ग्यूमेंट जीतने पे ध्यान ही नहीं दोगे। शादी में सबसे बड़ा जो आप एक चीज़ सीखते हो वो होता है पेशेंस, कि आपको सबकी ख्वाहिशें अपने से ऊपर रखनी है। बट डू यू थिंक कि लड़कों के साथ भी ऐसा होता है? आई मीन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, ये सब कुछ आता है, लेकिन ये जो प्रेशर होता है टू चेंज एंड बिल्कुल अपने आप को अपने ट्रांजिशनल फेज में ले जाओ, तो लड़कों के साथ ऐसा होता है? आपको लड़कों के साथ थोड़ा सा कम होता है, बिकॉज वो उसी घर में हैं, उसी माहौल में हैं। उनके लिए ना दीवारें बदली हैं, ना घर बदले हैं, ना रिश्तेदार बदले हैं। वो उनका बस ये है कि अब उनके पास एक कमरा शेयर करने वाला इंसान आ गया है जो उनको धक्के मार मार के बेड से नीचे उतारता है कि भाई ये मेरा एरिया है। उनके वार्डरोब शेयर हो जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ जाती है, क्योंकि अब तक वो ना सिर्फ बेटा था, अब ना उसको जिम्मेदार बनना है अपनी बीवी की हर छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। कि अगर उस बीवी को सैलून भी जाना है ना, तो वो जिम्मेदार होगा कि वो उसके वहाँ तक वो ट्रांजिट भी बने। तो वो बहुत लड़कों का ना एक ऐसा चेंज होता है कि टाल सकते हैं, वो माँ बाप की बातें टाल सकते हैं, वो बहनों की बातों को टाल सकते हैं, बट वो बीवी को कभी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक लड़की ही नहीं है। वो उसी के पीछे आई है ना। लड़की सारे रिश्ते सिर्फ इसलिए निभा रही है ना क्योंकि पति बैठा हुआ है, और पति को भी इसलिए निभाना है क्योंकि ये मेरे लिए यहाँ पे आई हुई है। तो लड़कों के लिए चेंज होता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होते। ज़्यादा तो
औरत। औरत। So, वैसे तो मतलब, और हम चलो अगर इसे इस तरीके से देखें कि चेंज होता है, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं इस चेंज के साथ, कुछ अच्छी चीज़ें भी आती हैं, जैसे अटेंशन बहुत ज़्यादा मिल जाती है, पैसे बहुत मिलते हैं शगुन में गाइस, ये आपको कोई नहीं बताएगा। जब आप नई बहू एंटर करती है घर में तो उसके बाद मतलब हमारे वहाँ पे मोटा तो रोकड़ा। हाँ तो हमारे वहाँ क्या ट्रेडिशन है कि आपको अगर किसी के पैर छूने हैं और फिर आपको लिफाफा मिलेगा। पग पढ़ाई, हमारे यहाँ पग पढ़ाई बोलते हैं उनको कि, और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि आपने अगर मतलब चचिया सास कोई भी आया है, तैया सास आई है, ददिया सास आई, कोई भी आई, आप उनके बस पैर छूओगे, आप उनको दोगे 10 रुपए, बिकॉज हम भी पग पढ़ाई के देंगे, और वहाँ से मिलते हैं सीधा 500 रुपए। हाँ। तो पैर छूने में बहुत फायदा होता है। हाँ, तो ये अच्छे चेंजेस भी हैं, हम आपको सिर्फ ऐसे नहीं बता रहे कि ऐसे हवा नहीं बना रहे कि शादी के बाद तो ये वो, बट येस वो उसकी जो बैलेंस है वो कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, बट दैट्स ओके, दैट्स लाइफ यार। एंड जिंदगी में शादी एक बार करनी चाहिए। हाँ, एक बार दूसरी बार आपका मन करे तो, हाँ मन करे और बहुत कलेश हो रहे हैं तो लेकिन एक ही एडवाइजेबल है, अगर आपको खुशी से रहना है। हाँ। तो एक एडवाइजेबल है। बट यस यार, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो लाइफ बहुत तरीके से चेंज हो जाती है, बट आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द पीपल ऑल्सो, है ना। अगर आपके आसपास के लोग थोड़े ज्यादा सपोर्टिव है तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। इट इज ऑन द सराउंडिंग्स, बिकॉज ससुराल का एनवायरनमेंट ही डिपेंड करता है और डिसाइड करता है कि बहू कैसी होगी। अगर ससुराल वाले प्रॉपर फ्री हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कुछ भी कर सकती है और वो लिटरली बेटी की तरह रह रही है। जब ससुराल वाले बेटी की तरह मानते हैं तो लड़कियां बेटी की तरह रहती हैं, और जब ससुराल वाले नहीं बोलते ना कि तू हमारी बहू है, हमारी बहू ऐसे ही रहेगी, हमारे घर में ऐसे नहीं होता है, बहुएं नौकरी नहीं कर सकती हैं, बहुएं सर से पल्ला नीचे नहीं उतार सकती हैं, तो फिर वो बहू ही बन जाती है। बिल्कुल। एंड ऑल्सो ये भी होता है ना कि बहू को बहू बिहेवियर से ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब दामाद जी घर पे आते हैं तो दामाद जी को तो एकदम प्रिंस ट्रीटमेंट मिलता है। प्रिंस, उनकी प्रॉपर स्वागत होता है। दामाद जी के लिए स्पेशल पानी आएगा, हर बार आएगा। हाँ। हमारे टाइम पे सिर्फ एक बार लोटे में चावल और उसको बस आपने कर दिया, वन टाइम वेलकम। दामाद जी जब भी घर में आएंगे गेट के ऊपर पानी डाला जाएगा, आरती करी जाएगी, वो घर से जाएंगे तो टीका और नारियल साथ लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यार जहाँ पे लड़के कहते हैं ना कि यार लड़कियों को ज़्यादा अटेंशन मिलती है, यहाँ पे लड़के कभी बात नहीं करेंगे, ये कभी नहीं बताएंगे कि हम जब दामाद जी बन जाते हैं तो हमें कितना, मतलब मैं बोलती हूँ रियल प्रिंसेस तो ये होती हैं उस टाइम पे। इनके खाने से लेकर इनके कपड़े, मतलब एवरीथिंग जो घर वाले होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि भाई ये तो 5 स्टार होटल वाला इनको ट्रीटमेंट देना है हमने। हम अगर घर जाएं अपने मायके, हमारे लिए कभी चद्दरें नहीं बदली जाएंगी, उनके लिए सोफा सेट, कर्टन, बेडशीट सब नया होगा। अरे नई क्रॉकरी निकलेगी बिल्कुल। दामाद जी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम गरीब हैं। हाँ, दामाद जी को ये लगना चाहिए कि भाई हम बहुत मतलब ऐसे हैं कि आपके लिए तो हम कारपेट बिछा रहे हैं, यहाँ से चल के जाओ। हाँ। बिल्कुल। सो ये हमने ट्रांजिशन तो देखा है, लेकिन एक और ट्रांजिशन जो कि मुझे लगता है कि कुछ लड़कियां डेलिबरेटली इसको चूज करती हैं, लेकिन कुछ लड़कियों के ऊपर ये चीज़ थोपी जाती है, दैट इज़ कि दे हैव टू लीव देयर जॉब्स, दे हैव टू लीव वट एवर दे वर डूइंग, और उन्हें घर पे ही बिठा के रखना मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं। एंड ऑल्सो देयर वाज अ स्टडी जिसमें मतलब इंडियन अगर हम हाउस होल्ड्स की बात करें तो 34% जो लड़कियां हैं वो शादी के बाद जॉब छोड़ देती हैं अपना जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको बनाने के लिए। एंड व्हेन दे आर लिविंग जॉब, मतलब इसका यही है कि वो कुछ नहीं कर रही हैं, दे जस्ट घर का काम काज कर रही हैं, विच इज़ ऑल्सो वर्क। अभी बहुत ज़माना चेंज हो गया और हमने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया कि घर का काम इज़ एक्चुअली काम, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप वेले बैठे हो। बट ऐसा होता है कि बहुत बार लड़कियों को अपने सपने छोड़ने पड़ते हैं, अपना प्रोफेशन जो भी वो कर रही होती हैं वो सब कुछ छोड़ के एक हाउसवाइफ बन के रहना पड़ता है। तो आपका इसके ऊपर क्या टेक है? लाइक देखो, अगर वो मतलब खुशी खुशी कर रही है, जैसे मैंने अपनी जॉब खुशी खुशी छोड़ी, वो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ अपने ट्रेडिशंस को थोपने के लिए लड़कियों की जॉब छुड़वाई जा रही है कि हमारे घर में ये अलाउड नहीं है, लड़कियां काम नहीं कर सकती हैं, बहुएं काम नहीं करेंगी, बहुओं का काम ही है घर संभालना, और शादी किस लिए करी थी, वो गलत है। आपने शादी करके किसी को अपना लाइफ टाइम नौकर नहीं बनाना है।
वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है जो एक यू नो दैट डॉल की तरह, जैसे आप बोलोगे वैसे ड्रेसअप होगी, जैसे आप बोलोगे वैसे बैठेगी, वैसे रहेगी, वैसे खाएगी, वैसे बोलेगी। शी इज़ नॉट एट ऑल एन ऑब्जेक्ट। उसकी अपने एक इंडिविजुअल एस्पिरेशंस हो सकते हैं, अपने ड्रीम्स हो सकते हैं, ओपिनियंस हो सकते हैं, डिसीजंस हो सकते हैं। तो हम छोटे छोटे चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं कि वो बहू नहीं है, वो इंसान भी है पहले। तो गलत है। अगर आप पहले बात कर लो, लड़कियों को मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप पहले हर चीज़ के बारे में बात करो। अगर अरेंज मैरिज भी हो रही है, लव मैरिज भी हो रही है, आप इंसान को जानो। Don't go for for the looks, for the property, for the money or for the job he is having. उन सब चीज़ों के पीछे मत जाओ। ये सोचो कि तुम्हारे जो ड्रीम्स हैं, तुम्हारे जो ओपिनियंस हैं, वो उससे अलग होते हुए भी क्या वो उनको रिस्पेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। घर के बाद के जो हाउस होल्ड की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं कि अगर तुमको फाइनेंस में तुम अच्छी हो तो तुम उसको बताओ कि आई वॉन्ट टू हैंडल द फाइनेंशियल थिंग्स इन माई हाउस। अगर तुम ग्रोसरीज में अच्छी हो, तुमको पता है कि बजट शॉपिंग कैसे करनी है, हाउस होल्ड कैसे मेंटेन कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटो। जब एक लड़की हनीमून डिस्कस कर सकती है, जब एक लड़का ये प्लान कर सकता है कि हम शादी के बाद कहाँ घूमने जाएंगे, तो शादी से पहले ये भी डिस्कस करो कि आपके सपने क्या हैं, आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो, 5 साल बाद 20 साल बाद के गोल्स क्या है, बच्चा कब प्लान करना है कब नहीं, हर तरीके से बात करो। बिकॉज शादी होने के बाद में एकदम से जब चीज़ें आती हैं ना, तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है चेंज का। उससे पहले वो कहावत है ना कि अभी तो बेटी बाप के घर पे ही है। तो जब तक बाप के घर पे हो तब तक अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चुनो और अपने लाइफ पार्टनर को भी अपने हिसाब से चुनो। बिकॉज शादी बहुत बड़ा डिसीजन होता है, बहुत बड़ा। उससे बड़ा आई डोंट थिंक ज़िंदगी में कोई और फैसला होता है। आप जॉब चेंज कर सकते हो, आप घर चेंज कर सकते हो, आप गाड़ी चेंज कर सकते हो, लेकिन आप पति नहीं चेंज कर सकते। और अगर करना भी है ऐसे, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व्ड एंड लीगल चीज़ें इतनी इन्वॉल्व होती हैं कि वो अगेन एक बहुत ही ज़्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ होती है। सो राइटली सेड कि जो भी चीज़ कर रहे हो तो बढ़िया से ही चूज़ करना चाहिए। एज इन वो कहते हैं ना कि अगर हम लिपस्टिक भी लेने जाते हैं या अगर हम कुछ ड्रेस भी लेने जाते हैं तो वो भी इतना देखते हैं कि ये सूट करेगा कि नहीं, इसको कौन से ओकेजन पे पहनेंगे। सो दिस इज़ लाइफ पार्टनर, यू शुड चूज़ वाइजली। वैसे एक और चीज़ है जो जैसे ये तो हो गया कि बहुओं को घर पे बिठा के रखेंगे, लेकिन एक और चीज़ ना बड़े ही कन्वीनियंटली लड़की के घर वालों को बोली जाती है। कहते हैं ना कि अब डाउरी का ज़माना चला गया है, अब तो हम नहीं लेंगे जी, दहेज वहेज क्या है, ये तो पुरानी बातें हैं। लेकिन अब इसका तरीका बदल गया है, अब इसे गिफ्ट्स कहा जाता है। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत अच्छे फाइनेंशियली स्टेबल फैमिलीज़ हैं, बट स्टिल दे आर आस्किंग फॉर गिफ्ट्स इन अ वे कि ठीक है, आपने जो भी देना है अपनी लड़की को ही तो देना है, दोनों बच्चे राजी खुशी रहेंगे, दोनों बच्चे खुश रहेंगे, आप अपने हिसाब से दे दो, है ना। तो आपने क्या अपने आसपास देखा है ऐसी चीज़ें होते हुए? मैंने देखा है, लेकिन मेरी शादी के टाइम पे ना हमारा 1 रुपए का रिश्ता था एंड मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खिलाफ है। दे आर लाइक कि वी आर लाइक कि हमें जो ज़िंदगी में करना है ना, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सोफ़ा चाहिए, टीवी चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, कमाएंगे और लाएंगे। तो अगर लड़कियों के सामने ऐसा चीज़ें आ रही हैं, मेरे सामने आई है जो उन्होंने मतलब जिनके पेरेंट्स राजी दे रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़कियां खुद जाके सेलेक्ट भी कर रही हैं कि मेरे को तो ये वाला मैट्रेस चाहिए, मुझे तो ये वाली गाड़ी चाहिए, मैं स्विफ्ट नहीं लूँगी, मैं फॉर्च्यूनर लूँगी। अगर लड़कियां राजी कर रही हैं देन इट्स ओके। बट अगर आपको ये पता लग रहा है कि आगे से डिमांड्स आ रही हैं, तो ये सोचो कि डिमांड्स आर नेवर एंडिंग, एक्सपेक्टेशंस आर नेवर एंडिंग। आप कभी किसी को खुश कर ही नहीं सकते हो। आज इतनी सी चीज़ मांगी है, 2 महीने बाद ज़्यादा बड़ी होगी, 3 महीने बाद ज़्यादा बड़ी होगी, एंड देन वो केसेस अराइज होते हैं। और मुझे लगता है कि जो लड़कियां जैसे
खुशी खुशी अपने पेरेंट्स को बोलती हैं और उनके पेरेंट्स भी इस तरीके के होते हैं कि हाँ हमने बेटी को खाली हाथ नहीं भेजना है, हमने कोई ना कोई तो उसको गिफ्ट देके भेजना है। आई थिंक दैट्स ओके इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, बट अगर आप इसका लॉन्गर वो कहते हैं ना कि इफेक्ट देखोगे, कॉन्सिक्वेंसेस के ये होते हैं कि आप दे रहे हो, आप जिस फैमिली में आपकी बेटी ये गिफ्ट्स लेके जा रही है उनका अगर दूसरा बेटा है और उसकी बहू कुछ नहीं लेकर आ रही है, तो आप ये देखो कि उस लड़की के ऊपर कितना कॉन्सिक्वेंस आएगा। तो आई थिंक दिस इज नॉट एट ऑल ओके। और आपको कहीं ना कहीं अगर आप अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो देन इट्स ओके, लेकिन अगर आप दूसरों की लाइफ के बारे में थोड़ी भी केयर करते हो तो ये चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ें यहीं पे स्टॉप कहीं ना कहीं लगा देनी चाहिए। और अगर आपको करना ही है ना कि यार हमें अपनी बेटी के बहुत अरमान थे शादी के, कि हमने तो जिंदगी भर में यही सोचा था कि हम तो बच्चे को ऐसे विदा करेंगे, तो जस्ट डू वन थिंग। अगर आप 15 लाख रुपए गिफ्ट्स पे खर्च कर रहे हो, 5 लाख गिफ्ट्स कर रहे हो, बिकॉज एक बाप ना अपनी पूरी कमाई लगा देता है एक बेटी की शादी करने के लिए, तो उसको ना तोहफे मत दो। तोहफे आज इस्तेमाल होंगे कल ख़त्म हो जाएंगे। उस पैसे की एफडी बना दो और वो एफडी बना दो उसके नाम पे कि जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तब वो निकाल सकती है। बिकॉज शादी तक वो खर्चे नहीं होते हैं, शादी के बाद असली लाइफ स्टार्ट होती है। उसके बाद उसको पता लगता है कि असली गृहस्थी क्या है। और अच्छा होगा कि अगर आप बेटी की मदद वैसे करें, उसको खुशियाँ वैसे दें, एफडी बना के दें उसके नाम पे, यू नो दैट उसको असल में वो पैसे ही दे दो। लिटरली मैं ये कह रही हूँ, उसको फिजूल चीज़ों में मत खर्च करो। अगर लड़का काबिल होगा, लड़के के घर वाले काबिल होंगे, वो खुद कमाएंगे, उनको जो गाड़ी चाहिए, हर कोई भी इंडिपेंडेंट, कमाओ और खाओ, अर्न एंड ईट, जो लेना है ले लो, बट लड़की के बाप के ऊपर मत डालो। बिल्कुल, आई ऑल्सो थिंक लाइक दैट कि यू नो जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसे सोच समझ के कर लेना चाहिए कि कल को उसका किसी और के ऊपर क्या इफेक्ट होगा या आप ही की लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ऑल्सो लवली, हम शादी के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो देयर आर सम मिथ्स, है ना। लोगों को लगता है कि यार ये तो ऐसा ही होता होगा शादी के बाद। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मिथ्स अराउंड मैरिज। तो मैं एक एक करके लाइन बोलती जाऊंगी और आपको बताना है कि ये क्या सही है, ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है। सो द फर्स्ट इज कि शादी के बाद लड़की की फ्रीडम खत्म हो जाती है, वो अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकती। नहीं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड डिपेंड्स ऑन द फैमिली ऑल्सो। ख़त्म नहीं होते हैं, थोड़े से कम हो जाते हैं। और मेरा ना इसके ऊपर ये मतलब बिल्कुल ऐसा ही स्टैंड है और लगता है कि फ्रीडम ज़्यादा हो जाती है। अगर तो आपकी लव मैरिज है और अगर आपने लड़का बहुत अच्छा, एक तो कहते हैं ना सोना लड़का चूज़ कर लिया है और फैमिली भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि जो आज़ादी आपको घर पे नहीं मिली ना कभी, कि आप रात को पार्टी करने नहीं जा सकते, आप दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा सकते, अरे शादी के बाद तो आपको टिकट मिल जाती है यार, आप डिसीजन मेकर बन जाते हो अपने घर के। हाँ, कि अरे इसकी शादी हो गई, ये समझदार है। पहले हमें कोई पूछ नहीं रहा था हमारे घर पे, हमसे कोई चीज़ डिस्कस नहीं होती थी, लेकिन शादी के बाद वो इम्पोर्टेंस तो मिलती ही है। और ये फ्रीडम की अगर मैं बात करूँ ना, तो लाइक मेरे घर पे तो यही होता था कि अगर मुझे कहीं पर भी जाना है तो नहीं विश्वास किया जाता था और नहीं बेटा शादी के बाद जाना, शादी के बाद जाना। और अब तो मैं किसी से पूछती ही नहीं, क्योंकि मुझे वो टिकट मिली थी कि शादी के बाद जाना, ठीक है मेरा पति खुश है तो आई एम गोइंग, बाय। शादी से पहले हमें यही बोला जाता था, ट्रिप पे जाना है शादी के बाद घूमना, हाँ, दोस्तों के साथ जाना है शादी के बाद, मूवी देखने जाना है शादी के बाद करना, अपने पति के साथ जाना जहाँ जाना है। हाँ। अब हम पति के साथ ही जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लड़कियां जो है ऑब्वियसली इतनी हैप्पी नहीं होती किसी की लाइफ, और ये जो कंडीशन होती है ना कि शादी के बाद जाना, फिर उनकी जो मम्मी होती है, लड़के की जो मम्मी होती है वो भी रोकती है। तो लड़कियां कभी कभार बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं कि यार यहाँ पे तो बोला था शादी के बाद जाना और यहाँ पे भी परमिशन लेनी पड़ रही है, धोखा हो गया। तो वो धोखा मुझे लगता है कि कुछ लड़कियों के साथ हो ही जाता है। कुछ लड़कियों के साथ होता है, सिचुएशनल है ना, हर चीज़ सिचुएशनल है। बिल्कुल। अच्छा, सेकंड है कि शादी के बाद रोमांस खत्म हो जाता है, बढ़ जाता है। शादी से पहले बॉयफ्रेंड कभी कभी मिलता है, हाँ। शादी के बाद पति रोज मिलता है। हाँ, तो ये मिथ है ना, ऐसा नहीं होता। हाँ, मेरे केस में तो नहीं हुआ, तुम्हारा वाला देख लो। ये भी सिचुएशनल है गाइस। ऑलराइट, शादी के बाद लड़की की बॉडी हस्बैंड की प्रॉपर्टी हो जाती है? नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि यार हमारी इंडियन सोसाइटी में भी कंसेंट
आस्किंग फॉर इट, है ना, कि येस नो ये अभी तक आया नहीं है, नहीं हो सकता, ये कंसेंट वाली ये बात अभी आई नहीं है। तो बहुत सी सिचुएशन में ऐसा लोग मानते हैं कि ये तो सच है कि ऐसा तो होगा ही, कि आप कैसे मतलब आप ना नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए, इफ आई मस्ट से। तो आपको क्या लगता है कि प्रॉपर्टी तो देखो लड़की बिल्कुल भी नहीं है, ना शादी के बाद ना शादी से पहले, वो किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं है, वो इंसान है। और लड़कों को समझना चाहिए ऑब्वियसली कि वो लड़की है, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, उसके मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, उसको समझो, इंसान समझो, प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकती। बिल्कुल। और एक और मिथ है कि शादी के बाद लड़की की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, वो सिर्फ मिसेस बन के रह जाती है और उसकी खुद की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की की आई थिंक इज्जत ज़्यादा बढ़ जाती है, मायके वाले भी करने लग जाते हैं, और जिस घर में वो जाती है बहू बन के, वो घर वाले भी ये सोचते हैं कि नाउ शी इज़ द वन जो सब कुछ अब संभालने वाली है उनकी फैमिली को, बिकॉज एक अनजान स्ट्रेंजर को अपने घर में ला रहे हैं ना, एंड सब कुछ हैंड ओवर कर रहे हैं कि ये अलमारी भी तुम्हारी है, ये घर भी तुम्हारा है, ये कमरा भी तुम्हारा है, ये मतलब ये सब कुछ तुम्हारा ही है। तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी तो ख़त्म नहीं हुई है। एंड मेरे केस में मैं तो अपना लाइव एग्जांपल देती हूँ, मैं पहले भी लवली शर्मा थी, मैं आज भी लवली शर्मा हूँ, मैं मिसेस लवली शर्मा ज़रूर बनी हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं अपने पति पे बहुत घमंड भी करती हूँ और उस पर गुरूर भी करती हूँ, लेकिन मैं लवली शर्मा राव मैंने खुद को नहीं कन्वर्ट किया, बिकॉज सरनेम कैन नॉट डिफाइन हु आई एम। एंड मेरे पति इस मामले में बहुत ज़्यादा ही इज़ लाइक ठीक है, कौन जाएगा डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाने के लिए, और सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो सारा खेल है ना पहचान का, ये सब दिमाग के अंदर होता है। हम जितना टाइम खुद को अंडर एस्टिमेट करेंगे, अपने आप को कम समझेंगे, कॉन्फिडेंस एंड अंडर कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस लाइज विद इन ओनली। तो आइडेंटिटी कभी किसी सिचुएशन की वजह से, ना शादी की वजह से, ना डिवोर्स की वजह से कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। इट इज़ जस्ट इन योर हेड कि आप अपने आप को कैसे रखते हो, और लोग आपकी तभी इज्जत करते हैं जब आप खुद की इज्जत करते हो। एग्जैक्टली। सो लेकिन ना मेरा हमेशा ये एक रहा है कि यार लड़कियां शादी के बाद मिसेस हो जाती हैं, लेकिन लड़के मिस्टर के मिस्टर ही रहते हैं। लड़कों की कोई और कभी इन पे आया भी नहीं कि तुम्हें अपना सरनेम चेंज करना है। एंड टू मी माय नेम इज़ वेरी वेरी पर्सनल यार, मतलब मेरी पूरी आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम निकिता अब्रोल है, मैं बचपन से मतलब 27 सालों तक मैं यही बताती आई सबको। अब कैसे एकदम से मैं सरनेम चेंज कर लूँ और कैसे मैं एकदम से बोल दूँ कि नहीं मैं ये नहीं रही। तो ये जो है ये ट्रांजिशन से तो होके गुजरना पड़ता है। एंड मुझे लगता है क्या पता आने वाले टाइम में अब इतनी अवेयरनेस हमें जब आ गई है कि हम सरनेम के लिए ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं मेरा अपना सरनेम ही लगेगा, तो क्या पता आने वाले टाइम में और भी इसके अंदर आए। हाँ, बट आई थिंक बहुत छोटी चीज़ है। जितनी छोटी चीज़ों को जाने दिया जाता है ना शादी के बाद या फिर लाइफ में, थोड़ा सा छोड़ना सीखो। हर चीज़ को अगर हम हर परेशानी को, हर इमोशन को होल्ड करने लग जाएंगे ना इतनी इतनी सी बातों को लेके, तो ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। सरनेम बदलना ना बदलना, कन्यादान क्यों हो रहा है, लड़की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। बिकॉज कन्यादान बहुत बड़ा मान होता है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि लड़की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। 12 दान में से सबसे बड़ा दान होता है। तो हमें ना चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो करना सीखना पड़ेगा। बट ऐसा भी तो होता है कि लड़कियां इतने टाइम से लेट गो करती आई हैं और हमें रियलाइज ही नहीं हुआ कि यार ये चीज़ तो मेरे ही अगेंस्ट कभी ना कभी यूज़ हो सकती है ना। ओपिनियंस एंड स्टैंड रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ नहीं पसंद है तो फिर उसको शुरुआत से बोलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी की गाली नहीं सुन सकती हूँ, तो जब आपसे पहली बार किसी ने अब्यूज़ किया होगा तो आप उसको तभी टोको। आप अगर पहली बार किसी को मजाक करने का अधिकार दे रहे हो, वो दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा, वो लिमिट्स क्रॉस करेगा। तो लेट गो करना मत सीखो। जिनको किया जा सकता है उनको करो, और जो चीज़ तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रही है, जो तुम्हारी आइडेंटिटी पे आ रही है, जो तुम्हारे करेक्टर पे आ रही है, उसको फिर स्टैंड लो। उसके लिए ओपिनियंस रखो, क्योंकि ना का मतलब ना ही होता है। और अगर एक बार आपने किसी को ना बोल दिया है तो वो
साइड हो जाता है, वो दूर हो जाता है। और अगर वो दूसरी बार भी नहीं हो रहा, तीसरी बार भी नहीं हो रहा, देन यू नो हाउ टू स्लैप अ पर्सन। बिल्कुल। सो लवली, टेल मी वन थिंग जो कि आपने शादी के बाद सीखी है कि यार ये तो गुरु मंत्र है अच्छी लाइफ चलाने का आफ्टर मैरिज। तो कोई एक दो चीज़ें ऐसी हैं? हंस जाओ, हर बात पे हंस जाओ। लवली के हस्बैंड वहाँ से देख रहे हैं। मैं लिटरली मेरे लिए हर चीज़ जो है इट इज लाइक छोड़ो ना यार, कौन इतना सीरियसली लेगा। और जब हमारी अगर कोई हम बहुत ही गुस्से में और आगे से बंदा हंस जाए तो फिर क्या रिएक्शन होता है? तो मैं भी साथ में, मैं बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी में। मेरे लिए एक सीरियस इंसान भगवान ने पैदा किया है, आदित्य राव। उनको जितनी टेंशन लेनी है वो ले रहा है। मेरे हिस्से की सारी टेंशन तुम्हारी हो गई। मैंने टेंशन लेने के लिए शादी थोड़ी करी है। हाँ। बुआ ने क्या बोला, सास ने क्या बोला, चाची ने क्या बोला, तुम संभालो, तुम संभालो, तुम्हारी चाची, तुम्हारी बुआ, तुम्हारी दादी, तुम संभालो। मेरे को नहीं टेंशन लेनी कि मेरे को ऐसा बोल दिया, आनंद ने वो बोल, जो बोल रहा है बोलता रहे। ठीक है यार, ये वैसे हमें ट्राई भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि यार सीरियस हो जाती है सिचुएशन, बट आई थिंक वी शुड ट्राई दिस। यार हम इंसानों की ना दिक्कत है, हमें ना भगवान ने 2 कान दिए, 2 कान दिए तो हमें लगा कि यार इससे सुनना है, इससे निकालना है। लेकिन जब यहाँ से यहाँ आता है ना तो दिमाग में आधी बातें रह जाती हैं। तो इधर की बातें इधर से सुनो, यहीं से निकाल दो। यहाँ की बातें अंदर जाने ही मत दो, यहाँ मत लाओ कुछ भी। यहाँ पे वो लाओ जो तुम अपने इनर वॉइस से करते हो, या फिर जो तुम लिटरली समझना चाहते हो। कोई आपको लग रहा है कि कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बुराई होती है। हाँ, और कैसे कैसे सुन ले यार अपने लिए, ठीक है सुधरना होगा सुधर जाएंगे। व्हाट इज दिस क्रिटिसिज्म? हम चुगलियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अच्छा है, ये आपने मुझे बताया या ये किसी के लिए इनडायरेक्टली मैसेज था? नहीं, हम इन लॉज वाले रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं अभी। डोंट फॉर ऑल द रिश्तेदार्स। हाँ, वी हेट चुगलखोर्स। हाँ, ये चुगली तो बिल्कुल नहीं चलेगी। हम करें तो बात अलग है, और हम तो करेंगे यार, वो तो हम डिस्कशन हम डिस्कस करते हैं, हम कभी चुगलियां नहीं करते गाइस। दोस्तों, 2 लड़कियां जो साथ में बैठती हैं, हाँ, तो हम समाज को डिस्कस कर रही हैं यार। हम लोग अपने आसपास जितनी चीजें हो रही हैं हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। हम तो गुड एंड बैड डिस्कस, रिसर्च पर्पस, ऑब्वियसली दिस इज अ रिसर्च पर्पस। सो लवली, जैसे एक चीज है हंसना, कुछ और कोई और चीज जो सीखी हो? यार शादी के बाद ऑब्वियसली आपको ना बहुत ज्यादा जिम्मेदार दिखना पड़ता है। Act like you are a mature person, even if you're not. Fake it till you make it. Rightly said, आपने maturity की बात की, और ठीक है mature दिखो, बाकी किसी को क्या पता है कि अंदर क्या हो रहा है ना? Exactly. So lovely, आप writer हैं, I'm sure कि आपने कुछ ना कुछ तो इसके अराउंड में लिखा होगा। मैंने कहीं पढ़ा था निकिता कि कुछ लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, बड़े नादान हैं जो किनारे पर बैठकर समंदर देखना चाहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये आपने कहीं पढ़ा है? ये मैंने कहीं पढ़ा है। ये आपने कहीं पढ़ा है, वेरी नाइस यार। और ये चीज़ें याद रख लेना भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर आप इसको अपना लो तो फिर तो मुझे लगता है लाइफ की बल्ले बल्ले हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी की बातों से उनके इंटेंशंस देख ही नहीं पाते हो, और इंसान को सबसे ज़्यादा लोगों की बातें ही हर्ट करती हैं। तो ज़रूरत है कि आप जितना चुप रहोगे उतना अच्छा रहेगा। मिस्टीरियस है ना, एकदम मिस्टीरियस आपको अवतार अपना बनाना है। लेकिन उन लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है जो बहुत बड़बोले होते हैं। सो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस होके हर चीज़ हो सकती है। बिल्कुल। सो लवली, लेडीज़ प्रॉब्लम में हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सो अब ये जो हमारा सेगमेंट है इसका नाम है लेडीज़ कोर्ट, जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और बेसिकली इसमें हमें ना प्रॉब्लम को पहले पढ़ना है और फिर बताना है कि द मैन इज अ रेड फ्लैग और अ ग्रीन फ्लैग। ओके, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे साथ लोगों ने शेयर की हैं। तो आपको एक एक करके ये चिट उठानी है और इसमें ये प्रॉब्लम पढ़नी है और फिर बताना है कि क्या है, ये रेड है या ग्रीन है। मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने दोस्तों को देता है।
ये तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है यार मेरे हिसाब से। आई डोंट थिंक सो। यार ऐसे कैसे चलेगा? आपको कहीं जाना है, एट द सेम टाइम दोस्तों के साथ भी कहीं प्लान बन गया, तो मतलब बैलेंस इम्पोर्टेंस अगर हो रही है तो ठीक है। एंड अगर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोस्तों को दे रहा है ना, तो उनके दोस्तों के दोस्त बन जाओ। आई वुड से दोस्तों से दुश्मनी मत करो, बिकॉज हाँ, दोस्तों से दुश्मनी तो बिल्कुल नहीं करना, आप चुड़ैल बन जाती हो उनके सामने। एग्जैक्टली, बिकॉज एक लड़के वाला जो ग्रुप है, जब बॉयज साथ में बैठते हैं, भाई वो सीधा ये बोलेंगे तेरी बीवी जल्लाद है तुझे कुछ नहीं करने देती, तो डोंट बी दैट जल्लाद बीवी प्लीज। इम्पोर्टेंस मांगो, अगर वो नहीं दे रहा है, नहीं समझ पा रहा है, एक बार बैठ के बात करो और उसके ग्रुप में एंटर कर जाओ। That is a nice thing यार, क्योंकि इनके साथ पंगा लेके तो नहीं चलेगा। बॉयज की दोस्ती में एक लड़की बीच में कभी नहीं आ सकती। हाँ, और ये वही है कि ये जो कहावत बनी है ना, तेरा दोस्त कुएं में कूदेगा तो तू भी कूदेगा, ये लड़कों के लिए बना है। ये मान जाते हैं। हाँ। भाई तू कर रहा तो मैं भी कर रहा हूँ, तो लड़कियां बोलेंगे पहले हम मेकअप करके आती है, तू कूद जा एक बार, फिर मुझे बताना कि कितनी डेथ है, फिर वो नहीं आएंगे अंदर। तो हाँ, ये पंगा तो आप नहीं ले सकते। ट्रू। सो अगली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। मेरा पति वैसे तो बहुत प्यार करता है, लेकिन मेरे लिए कभी गिफ्ट्स या सरप्राइजेस प्लान नहीं करता। ओके, आई वुड से दैट्स ओके। हाँ, मुझे लगता है ये इट इज नॉट ग्रीन फ्लैग। अगर वो नहीं करता है तो खुद को सरप्राइजेस दे दो, बिकॉज ही इज नॉट अ सांता क्लॉज ना। हाँ he is not that। और पहली लाइन में अगली बोल रही है कि बहुत प्यार करता है, तो I think that is enough girls, please don't go for the materialistic things। But also मुझे लगता है कि ये ना बड़ा ऐसी चीज बना दी है कि गोल्ड डिगर, एक तो जो वर्ड है इससे हमें इतना डर लगने लगा है कि अब अगर कोई चीज़ हम जेन्युइनली मांगना भी चाहते हैं ना अपने पार्टनर से, तो हम वो भी नहीं मांग पाते। क्या पता अगले के दोस्त ये कह दे कि भाई ये तो बड़ी डिमांडिंग हो रही है। बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो लव लैंग्वेज ना, गिफ्ट्स देना, सरप्राइजेस। बिकॉज यार कुछ लड़के बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। आई हैव माई फ्रेंड्स जो बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लान करते हैं, बहुत मतलब वो ट्रिप्स भी प्लान करेंगे, वो बर्थडेज प्लान करेंगे, प्रपोजल्स प्लान करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, वो गाड़ी की डिग्गी में गुब्बारे भर देंगे। बट देन एट द सेम टाइम मेरे कुछ खड़ूस फ्रेंड्स भी हैं एंड वो नहीं है इतने एक्सप्रेसिव, बट उनका लव लैंग्वेज हो सकता है सिर्फ गिफ्ट या सरप्राइजेस का ना हो। वो तुमको गेड़ी मारने के लिए ले जाए, तुमको मोमोज खिला दे, तुम कुछ तुम्हारा स्टैंड ले ले, तुम्हारा स्टैंड ले ले, तुमको प्रोटेक्ट कर ले। आदमी जितना अपने काम से आपको प्यार दे सकता है ना, अपनी प्रेजेंस से प्यार दे सकता है, आई डोंट थिंक कोई तोहफा उसको दे सकता है। बिल्कुल। बट गिफ्ट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट गाइस, तो ये मत समझ लेना कि हाँ ठीक है इतना इनफ है, ठीक है आपकी लव लैंग्वेज है। हाँ, कभी कभी दे दिया करो, कभी कभी तो चलेगा, हम भी मना नहीं करेंगे। ओके। जब भी हमारी लड़ाई होती है तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग मेरा पति बिना बहस किए रील्स चलाने लगता है। यार ये तो है, ये तो रेड फ्लैग है। यार मैं अपने पति को रेड फ्लैग नहीं बोल सकती दोस्तों। अच्छा, मतलब करते हो ये? कौन टाइम वेस्ट करे बहस करने में? बहस तो रोज होती रहेगी, बहस रील्स देखते हैं। आई विल स्टे अपडेटेड इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू एन आर्गुमेंट। ऑल्सो मुझे लगता है शादी के बाद देयर कम्स अ टाइम जब आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो हर रोज का ही हो रहा है, इसके ऊपर इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें। यार जैसे मेरा पति जो है आदि इज लाइक, अगर मैंने कुछ बोलना स्टार्ट किया तो मैं जब तक ये पूरी कहानी ना बता दूं ना कि वो लड़की कहाँ रहती है, उसको तुमने कहाँ पहली बार मिला था, वो किसकी चाचा ताऊ की भतीजी है, मैं ख़त्म नहीं होंगी। बिकॉज मेरी आदत है बहुत ज़्यादा बोलने की, तो फिर वो रील्स ही चलाएंगे। हाँ ठीक है ना, मुद्दे पे आओ ना तुम। तो आदमी फोकस ऑन द मुद्दा। उन्होंने लड़ाई स्टार्ट करी, प्रॉब्लम आया, सोल्यूशन दे दिया, नहीं सुनना, ओके कमिंग बैक टू रील्स। बट मुझे लगता है कि जब आप ऐसा कर रहे हो, हर बार मत करो। बहस अगर कैरी फॉरवर्ड हो रही है, आपका जो आर्ग्यूमेंट है कैरी फॉरवर्ड हो रहा है अगले दिन तक, वो गलत है।
उसको वहीं सॉर्ट कर दो। तुरंत बात करने का नहीं मूड होता है, नहीं एक दूसरे के ओपिनियंस नहीं समझ पाते हो आप लोग, ठीक है शांत हो जाओ, एक दूसरे को स्पेस दे दो। लड़की भी थोड़ा सा अलग हो जाए, लड़का भी थोड़ा सा अलग हो जाए। जब थोड़ा सा बात करने के मूड में आ जाओ ना, इंस्टेड ऑफ डिबेट, आप डिस्कशन के मूड में आ जाओ, तब अपने पॉइंट्स आके रख दो। बिकॉज अगर हम उसी वक्त बहस को सॉल्व करने की जिद करेंगे तो हम सिर्फ आर्ग्यूमेंट विन करने का ट्राई करेंगे, आर्ग्यूमेंट को सॉल्व करने का ट्राई नहीं करेंगे। ऑल्सो इस चीज़ में ना फिजिकल मूवमेंट बहुत हेल्प करती है। जब आप एक ही जगह पे होते हो, सपोज करो कि एक कमरे में ही बैठ के आप लड़ाई कर रहे हो, सो दिस रियली हेल्प्स। अगर आप 2 मिनट के लिए बेशक कमरे से बाहर जाओ, गेट द फ्रेश एयर एंड देन वापस आओ, और फिर आपको रियलाइज होगा कि यार इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। एंड मैं एक महामंत्र देती हूँ, अगर पति से लड़ाई हो गई है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है, एकदम मतलब एक दूसरे को नोच डालो ऐसी टाइप्स लड़ाई हो गई है, तो चेंज द रूम, चेंज द प्लेस, पानी पियो और दूसरे कमरे में या लिविंग रूम में या हॉल में या कहीं भी जाके छत पे जाके बैठ जाओ। वहाँ पे अपनी रील्स ऑब्वियसली देखना स्टार्ट कर दो। रील्स आर इम्पोर्टेंट गाइस। कुछ भी करो, मतलब अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करना है आपको। जैसे आप पानी पीते हो तो आपका ऑब्वियसली दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाता है, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, और आप अपनी जगह छोड़ते हो तो एनर्जी शिफ्ट होती है। एंड थर्ड टाइम पे ना वो पति अपने आप में गिल्ट महसूस करेगा कि जब आपको आसपास नहीं देखता ना, पतियों की ना एक आदत होती है, आदमी की आदत होती है कि वो जिससे प्यार करते हैं ना, उनको लड़ना भी उसी से ही होता है, उनको बहस भी उसी से करनी है, और वो बस आपको सामने चाहिए। मैंने अपने पापा को भी देखा है, मैंने अपने ससुर जी को भी देखा है, मैंने आदि को भी देखा है कि लड़ भी जाएंगे तो उसके बाद में क्या कर रही हो तुम, अंदर आ जाओ ना, अंदर आके बैठ जाओ, बात नहीं करेंगे लेकिन उनको सामने चाहिए। तो जब तुम थोड़ा सा नजरों से दूर होगे ना तो उनको थोड़ा सा वो कदर फील होता है। ठीक है, ये हम नोट कर लेते हैं। ऑल्सो ये लास्ट एक प्रॉब्लम है, इसे भी डिस्कस करते हैं। मेरा पति मुझे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की क्लियर बताता है और मुझे भी खर्चा कम करने को बोलता है। इट इज अ ग्रीन फ्लैग, बिकॉज घर तो दोनों का है ना। हाँ, और ये जब हम बात करते हैं ना कि फाइनेंशियल सिचुएशन, ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है ऐसा होता है कि जब आप डेटिंग फेज में होते हो ना, तो लड़के तो चौड़ में आने या लड़कियां भी चौड़ में आने के लिए बोल देते हैं कि पैसे नहीं मैटर करते हैं। एंड देन जब शादी होती है एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और फिर आपको लगता है कि ये वही था जो हम 3 टाइम बाहर जाके मील्स खा रहे हैं और अब हमें घर पे बनाना पड़ रहा है। तो ये क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर वो आपको बता रहा है ना कि घर में परेशानी है, वो परेशान है, तो उसकी परेशानी को समझो, क्योंकि वो अगर आपसे नहीं आके करेगा तो वो किसके पास जाएगा, और अगर वो किसी और के पास जाके कहेगा तो और मिर्ची लगेगी। तो इसलिए सुन लो, तो मिर्ची का भाव मत बढ़ाओ, अपने पति का बढ़ाओ। हाँ, बिल्कुल। सो लवली, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आया। लेडीज प्रॉब्लम में आज हमने शादी के अराउंड जितनी भी क्योस होता है, कलेश होते हैं, प्यार होता है, ये सब डिस्कस किया। आई होप यू गाइज ऑल्सो लाइक्ड इट, और अगर पसंद आया है तो कॉमेंट सेक्शन में थम्स अप बना दो, और भी जो अच्छी अच्छी बातें लिखनी है वो लिख दो। और मैं हूं निकिता, साइनिंग ऑफ। मिलेंगे आपसे एक और एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू स्विच।